तफसील में जाने की जरूरत नहीं। हाजी ने घुराते हुए बात काट दी। उन दोनों को खत्म करा दो, मैं 1 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा और इस वक्त मैं उनकी मौत के अलावा और कोई बात नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ से कुछ कहा जा रहा था, लेकिन हाजी ने फोन पटक दिया और पहले की तरह कब्र में टहलने लगा। 45 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। हाजी अब्दुल्ला उस वक्त कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। घंटी की आवाज सुनकर वो वापस मुड़ा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, शहबाज बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। गुड। हाजी के मुंह से एक लफ्ज निकला और उसने फोन बंद कर दिया। ओए लतीफ, उसने नौकर को आवाज दी, चाय लेकर आओ। वो सोफे पर बैठ गया। वो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ये वाकया दिन को 11 बजे पेश आया था और दोपहर 1 बजे अखबारात ने जमीन में शाया कर दिए थे। कमामी अखबारात ने गुज़िश्ता रात इकबाल टाउन में हाजी की कोठी में आतिश ज़दगी और धमाकों की खबरें भी दोबारा शाया की थी और थाने में कत्ल की उस दोहरी वारदात को नुमाया तौर पर शाया किया था। अखबारात के मुताबिक गुज़िश्ता रात कोठी को आग लगने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस जाए बकुआ पर पहुंची थी तो हाजी के 2 कारिंदों मंजूर और शबीर को एक करीबी गली में बंधे हुए पाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था, ये कोठी हाजी अब्दुल्ला की मलकियत है और इसमें आग शारक की साथी समीना ने लगाई थी, जो एक और खूबसूरत लड़की के साथ वहां आई थी। उन्होंने धोबे से उन्हें बांध दिया और पेट्रोल छिड़कर कोठी को आग लगा दी। बाद में हाजी अब्दुल्ला ने कोठी की मलकियत से इनकार कर दिया था, क्योंकि कोठी में असला और गोला बारूद के जखीरे में भी आग लग गई थी और धमाके शुरू हो गए थे। दरअसल हाजी उस इल्जाम से बचना चाहता था तो उसने कोठी में नाजायज असला जमा कर रखा था। शबीर और मंदूर हाजी के तनख्वाहदार मुलाजिम थे, वो इस केस के अहम गवाह थे और पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन आए दिन के 11 बजे 3 नामालूम आदमी दाखिल हुए और उन्होंने सब मशीन तन्नू से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हवालात में बंद शबीरे और मंदूरे को गोलियों से छीलनी कर दिया। नामालूम हमलावरों की इस कार्रवाई में एक कांस्टेबल भी जाँ भाग हुआ था, जबकि 3 सिपाही जख्मी हुए थे। अखबारात में हाजी के खिलाफ एक बार फिर खुलकर लिखा था कि शबीर और मंजूर को उसी ने मरवाया था ताकि उसके खिलाफ कोई बयान ना दे सके। बाल अखबारों ने समरियों में उन नुमाइंदों के खिलाफ भी लिखा था जो आवाम की नुमाइंदगी करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हाजी अब्दुल्ला के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। अखबारात ने एक बार फिर हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और उसके साथ ही पुलिस को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। नामालूम हमलावरों ने थाने में घुसकर हवालात में बंद केस के 2 अहम गवाहों को बोरियों से छिलनी कर दिया था। यह पुलिस की नाअहली था, खुला सबूत था। पुलिस अपनी और अपने थाने की हिफाजत करने में नाकाम थी तो वो आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। उस वाक़े के फौरन बाद उस थाने के पूरे अमले BSP और SP तक को मुअत्तल कर दिया गया था और पूरे शहर को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया था। अवाम में खौफ व इराज फैल गया था। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। पुलिस थाने ही में महफूज नहीं थे तो कोई आम आदमी अपने आप को कैसे महफूज समझ सकता था। हाजी अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा था। चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस के घेराव हो रहे थे। पुलिस मुतहरीन पर लाठी चार्ज कर रही थी, लेकिन हाजी अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाजी अब्दुल्ला अपनी पनाहगाह में बैठा एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर था और आवाम की बेबसी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। सूरत हाल खासी संगीन हो भी थी। शारिब और समीना वगैरह को अगरचे फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते थे। समीना की कार्रवाई से हाजी अब्दुल्ला बुखला गया था। अवाम भी उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे और वो रोपोश हो गया था। और फिर उस रोज पुलिस की हिरासत में शबीर और मंदुए को गोलियों से छिलनी कर दिया गया था। अखबारात और अवाम हाजी के खिलाफ शोर मचाने लगे, लेकिन कानून हाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सका था। उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उसके बरक्स पुलिस अपनी तमाम तर तवानाई शारिक और समीना की तलाश में सर्व कर रही थी। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। जेर जमीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर तशद्दुद गालिकन से शारिक और समीना के बारे में पूछा जा रहा था। इस वाक़े को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। अवाम का जोश व खरोश दम तोड़ गया था, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां जारी थी। शारिक और समीना की तलाश में अब भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। कुछ रात 9 बजे शारिक वगैरह खाना खा रहे थे कि काल बेल की आवाज ने उन सबको मुतवज्जो कर दिया। ये कौन हो सकता है? शारिक बुड़बुड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। वो सब लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। कफैल भी उनके करीब ही खड़ा था। मैं देखता हूँ जी। तफैल बोला, नहीं तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। समीना कहते हुए उठ गई। 9 लिखे। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए इशारा किया। उसने तफैल को भी इशारा कर दिया था। 9 लिखा बहुत बेहतर हो चुका था। वो शारिक का इशारा समझ गया और ऊपर कमरे से कलाशनिकोव राइफलें ले आया था। अब सबके हाथों में एक एक राइफल नजर आ रही थी। वो लोग अगरचे खाने की बेज पर ही बैठे थे, लेकिन राइफलें घुटनों पर रख ली थी और ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली थी कि राइफलें फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये गनीमत था कि माँ जी ने खाना 8 बजे खा लिया था और वो अपने कमरे में चली गई थी, वरना ये सूरत देखकर परेशान हो जाती। अलबत्ता रदिया उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन शारिक ने उसे भी कमरे में भेज दिया था। समीना तेज तेज कदम उठाती हुई गेट के पास पहुंच गई। इस दरमियान बेल एक मर्तबा और बजाई थी।
कौन है? शमीना ने गेट की जुरी से जानते हुए पूछा। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। शमीना को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने एक बार फिर जुरी में से झांका, लेकिन बाहर जो कोई भी था एक साइड में खड़ा था और जुरी में से नजर नहीं आ रहा था। शमीना ने छोटा दरवाजा खोल दिया और फिर सामने खड़े हुए शख्स को देखकर उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। वो इंस्पेक्टर उस्मान था। तो तुम? शमीना अगलाई, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे अंदर तो आने दो शमीना बीबी, इंस्पेक्टर उस्मान आगे बढ़ते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता यहाँ तक पहुंचा हूँ। शमीना एक तरफ हट गई। इंस्पेक्टर उस्मान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो अजीब सी नजरों से उस्मान की तरफ देख रही थी। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? उसने पूछा। यहाँ का पता मुझे 15-20 दिन पहले ही मालूम हो चुका था, उस्मान ने कहा। शमीना बीबी, तुम शायद ये भूल गई हो कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है, और अगर कोई पुलिस वाला चाहे तो किसी को जमीन की तहों से भी ढूंढ निकालता है। पिछले दिनों तुम आधा घंटा मुझसे फोन पर बातें करती रही हो। फोन टैप करके नंबर और फिर एड्रेस मालूम करना कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। ओह, शमीना के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। चलो अंदर चलो, लेकिन ये बता दो इधर इस वक्त हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मुतमईन रहो, मैं अकेला ही आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। शमीना उसे अंदर ले आई। इंस्पेक्टर उस्मान को देखकर शारिक भी चौंक गया। शमीना ने उसे बता दिया कि उसे यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ। मैं एक अहम इतला लेकर आया हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वह अहम इतला तुम फोन पर भी दे सकते थे, जबकि तुम नंबर मालूम कर चुके थे। शारिक ने उसे घूरा। मैं 2-3 घंटों से फोन पर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। शायद तुम्हारा फोन खराब है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा, उस्मान ने कहा। शमीना और शारिक उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने दोपहर के बाद से फोन इस्तेमाल नहीं किया था। शमीना ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया। उस्मान ने ठीक ही कहा था, फोन बेजान पड़ा था। मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को अब भी मेरे ऊपर यकीन नहीं आया, इंस्पेक्टर उस्मान शारिक की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मेरी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगा सकती हो कि मुझे यहाँ का नंबर और एड्रेस 15-20 दिन पहले से मालूम हो चुका था। इसी दौरान अगर मैं चाहता तो पुलिस ने हाजी को बताकर तुम लोगों को यहीं पर खत्म करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मेरी वफादारी का सबूत है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला। हाजी ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया है। मैं उससे अपना इंतकाम लेना चाहता हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं अपने तौर पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तुम वही शख्स हो जो हाजी को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकती हो। मैं माफी तलाफी के बहाने हाजी के साथ इसलिए लगा हुआ हूँ कि उसके बारे में तुम्हें इतलात फराहम कर सको, और अब तक मैंने जो भी इतला दी है वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। अब कौन सी अहम इतला लेकर आए हो? शारिद ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाजी तुम लोगों के बहुत करीब पहुंच चुका है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। क्या मतलब? शारिद चौंक गया। ये तो तुम्हें मालूम ही है कि पुलिस के अलावा हाजी के आदमी भी तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। चंद रोज पहले उसके किसी आदमी ने समीना को लिबर्टी मार्केट में घूमते हुए देख लिया था। ये इत्तफाक है कि उस वक्त समीना उसकी निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन उसी इतला के बाद हाजी को यकीन हो गया है कि तुम लोग इसी इलाके में कहीं मौजूद हो, और वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ औरतों को भी काम पर लगा रखा है। औरतें चीजें बेचने, किराए का मकान तलाश करने या किसी और बहाने से घरों में घुसकर मालूमात हासिल कर रही हैं। इस तरह ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बाद वो तुम्हारा ये ठिकाना मालूम कर लेगा। इसलिए जितनी जल्द मुमकिन हो सके तुम लोग यहाँ से हट जाओ। उसके खामोश होने पर शारिक कुछ कह नहीं चाहता था कि काल बैल एक बार फिर बज उठी। इस मरतबा उन्होंने तफैल को बाहर भेजा, क्योंकि तफैल को हाजी के गिरोह का कोई आदमी नहीं जानता था। तफैल 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ नर्स रदिया को देखकर वो एक बार फिर चौंक गए। क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो? नर्स रदिया ने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, समीना ने कहा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज मैं ड्यूटी से आप हूँ, सोचा तुम लोगों से मिल लूं, नर्स रजिया ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ मामला क्या है? समीना ने शारिक की तरफ देखा और फिर नर्स रजिया को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। इस इत्तला को खतरे की घंटी समझना चाहिए, नर्स रजिया ने समीना की खामोश होने पर कहा। इससे पहले कि ये सूरत-ए-हाल मजीद संगीन हो जाए, मैं एक तजवीज़ देना चाहती हूँ। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा घोड़े शाह वाला मकान खाली है, अगर तुम लोग चाहो तो आज ही रात वहां मुंतकिल हो सकते हो, रविया ने जवाब दिया। तुम पर किसी को शुबा तो नहीं हुआ? मेरा मतलब है रफीक वाले केस में, शारिक ने पूछा। नहीं, नर्स रदिया ने जवाब दिया। पुलिस को साइमा की दर से रफीक के हाथ की वो तहरीर मिल गई है, जिसमें उसने साइमा की तरह आगे ये लिखा था कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहा है, रात को वापस नहीं आएगा। उस तहरीर से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि रफीक किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था, या शारिक से उसका कोई ताल्लुक था तो साइमा उससे लाइन थी। घर की तलाशी लेने पर भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे साइमा पर कोई शुबा हो सकता हो। हमसे कुछ सवाल जवाब हुए थे, लेकिन बात खत्म हो गई। इंस्पेक्टर उस्मान ने नर्स रदिया की तरफ देखते हुए कहना चाहा, मगर शारिक ने उसकी बात काट दी। हाँ, ये वही है जो तुम समझ रहे हो, हमारी काबिले एतमाद साथी। मैं अब तक जिंदा हूं तो इसी की वजह से। हॉस्पिटल से फरार होने में इसने मेरी मदद की थी।
और मैं 10-12 दिन तक इसके क्वार्टर में रहा था। ओह, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। और रफीक वाला वो चक्कर, वो क्या ड्रामा था? वो भी एक ड्रामा ही था जो बहरहाल खत्म हो गया, शारिक ने जवाब दिया। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने? नर्स रजिया ने पूछा। खाना खा लें, इसी दौरान प्रोग्राम भी बना लेते हैं, शारिक ने कहा। वो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। नर्स रजिया और इंस्पेक्टर उस्मान भी उनके साथ खाने में शामिल थे। खाने के दौरान तबादला ख्याल भी होता रहा। इंस्पेक्टर उस्मान का इसरार था कि वो लोग आज रात ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाली कल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और मिलाकर प्रोग्राम फाइनल हो गया। इस वक्त उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक निसान सेडान जो इंस्पेक्टर उस्मान ने पहले उन्हें दे रखी थी, और दूसरी गाड़ी इंस्पेक्टर उस्मान लेकर आया था। और तय हुआ था कि दोनों रविया शाहपरी और 9 नखा निशान पर चले जाएं, शारिक जमीना और माज इंस्पेक्टर उस्मान के साथ दूसरी गाड़ी पर। रविया और शाहपरी वगैरह में सबके कपड़े और जरूरी चीजें समेट कर निसार की डिक्की में ठोंस दी। इंस्पेक्टर उस्मान की इल्म में लाए बगैर सोने की बिस्किटों वाली बोरी भी उस कार में रख दी गई थी। रविया ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी गेट से निकल गई। उसके आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी गेट से निकली। ड्राइविंग सीट पर सब इंस्पेक्टर उस्मान था, उसके साथ शारिक था। पिछली सीट पर माजी थी, समीना भी कार में नहीं बैठी थी। उसने कोठी के तमाम दरवाजे बंद किए और फिर गेट को ताला लगाने के बाद वो भी पिछली सीट पर माजी के साथ बैठ गई और गाड़ी हरकत में आ गई। शहर में चेकिंग अब भी हो रही थी। इंस्पेक्टर उस्मान की गाड़ी को भी एक जगह रोका गया। 3 एहलकारों पर मुश्तमिल उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक ASI था। वो कुछ अरसे इंस्पेक्टर उस्मान की मातहती में भी रह चुका था। फिर उसका किसी दूसरे इलाके में तबादला हो गया। उसने इंस्पेक्टर उस्मान को पहचान दिया। हेलो सर, उसने खिड़की पर झुककर उस्मान से हाथ मिलाते हुए कहा। क्या बात है अनीफ, क्या चेकिंग का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ? उस्मान बोला। सर, ASI अनीफ ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जब तक शान और समीना सलाखों के पीछे बंद नहीं हो जाते उस वक्त तक हमें सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सर, मेरे लायक कोई खिदमत। शुक्रिया, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। इस वक्त मेरे साथ मेहमान है, फिर किसी वक्त मुलाकात होगी, कहीं बैठकर आराम से गपशप करेंगे। ठीक है सर। ASI अनीफ ने सरसरी निगाह से दूसरी सीट पर बैठे हुए शारिक की तरफ देखा। फिर पीछे हटकर उसने उस्मान को सल्यूट किया और अपने मातहतों की तरफ मुतवज्जो हो गया। इंस्पेक्टर उस्मान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए मदम लहजे में बोला, आप दोनों मेरी वफादारी का यकीन आना चाहिए। अगर मेरे दिल में गद्दारी का ख्याल होता तो इस वक्त भी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता था। तुम्हारी वफादारी का यकीन तो मैंने उस दिन कर लिया था जब मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची थी। शायरे ने भी मर्द दर्जे में जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। जब तक उन तस्वीरों के नेगेटिव मेरे कब्जे में है तुम मेरे वफादार रहोगे। नहीं शारिक भाई, ये बात नहीं है, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मुझे उन तस्वीरों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ हाजी के खिलाफ तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हाजी एक ऐसा नाद है जिसका सर कुचलने के लिए तुम जैसे आदमी की जरूरत है। और सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत से लोग इस मामले में तुम्हारा साथ देंगे। पिछले दिनों सड़कों पर जो मुजाहरे होते रहे हैं वो हाजी के खिलाफ थे। मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारा हमदर्द पाया है। मेरी बात छोड़ो, दरस रदिया की मिसाल ले लो। उसने आकर तुम्हें क्यों बचाया था? अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हें अपने घर में पनाह क्यों दी थी? क्या तुम्हारे पास इसकी भी कोई तस्वीरें हैं जिनसे वो खौफजदा है? नहीं, मैंने पहली बार उसे हॉस्पिटल ही में देखा था। इससे पहले वो सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ थी और मैं तो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं था, शारिक ने कहा। वो बड़ी अच्छी औरत है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। हमसे पहले मैंने उसे सिर्फ एक मर्तबा देखा था जब उसका शोहर जिंदा था। सब इंस्पेक्टर सलमान उन दिनों मेरी मातहती में था। एक मर्तबा उसने अपने नए घर पर चंद करीबी दोस्तों की दावत की थी, उनमें मैं भी शामिल था। वो अपनी बीवी को शो पीस के तौर पर अपने दोस्तों के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन रदिया ने इनकार कर दिया था, जिस पर सलमान ने इसे मारा पीटा था, लेकिन वो मानी नहीं। दूसरे रोज मैंने सब इंस्पेक्टर को उसकी हरकत पर डांटा भी था, उनसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो माना नहीं। उसके बाद मैं उसके घर पर नहीं गया, लेकिन मुझे पता चलता रहा कि वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों के लिए तमाशा बनाना चाहता है, लेकिन वो गैरतमंद लड़की उसके सामने नहीं झुकी। अब ये वही लड़की जिसने तुम्हारी मदद की और अब भी तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। इसकी कोई वजह तो होगी। मैं ताबे से कह सकता हूँ कि इसे तुमसे कोई लालच नहीं है। वो महज हमदर्दी की बिना पर तुम्हारा साथ दे रही है और तुम मेरी बात का भी यकीन कर लो कि मैं उन तस्वीरों की वजह से तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। वजह कुछ भी हो, लेकिन मैंने बहरहाल तुम पर एतमाद कर लिया है, शारिक ने कहा। अगर ये बात ना होती तो तुमसे ये इतला मिलने के बाद नए ठिकाने पर तुम्हें अपने साथ ना ले जाता, बल्कि तुम्हें उसके बारे में बताता भी नहीं। ये तो इत्तेफाक है कि ठिकाने का बंदोबस्त हो गया, वरना मैं तुम लोगों को फौरी तौर पर अपने घर ले जाता, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। इस तरह तो तुम भी खतरे में पड़ जाते, शारिक ने मुस्कुराया। खतरे में तो अब भी हूँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। पुलिस को या हाजी को पता चल जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो यकीन करो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। हाजी के आदमी तो मुझे इस तरह चिल्ली करेंगे कि मेरे जिस्म पर गोलियों के निशान भी नहीं गिने जा सकेंगे। वो चंद दमों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैंने गुलशन राबी में अपना एक मकान किराए पर दे रखा है। मैं कल सुबह किराएदार को 1 हफ्ते का नोटिस देकर
वो मकान खाली करवा लेता हूँ ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में उसे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।